जब तक ये काम करने की राजनीति नहीं करेंगे ये हारेंगे। ये जीत केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की जीत है, केजरीवाल जी के डेवलपमेंट मॉडल की जीत है और ये दिल्ली के बड़े बेटे, दिल्ली के श्रवण कुमार आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की जीत है। दिल्ली की जनता ने आज ये साबित कर दिया कि बीते 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने जो सेवा करी थी वो सच्ची राष्ट्रभक्ति थी, वो राष्ट्र निर्माण था और आज सत्य देशभक्त अरविंद केजरीवाल जी हैं, ये भी दिल्ली की जनता ने साबित कर दिया और केजरीवाल मॉडल और ऑफ गवर्नेंस पे अपनी मोहर लगाई है दिल्ली की जनता ने। जितनी 5 साल में सेवा करी उससे ज्यादा सेवा करके दिखाई। हमारे साथ है बात करने के लिए कीर्ति जी, जिस तरह की हार हुई है दिल्ली में, करारी हार, किस तरह से चलेगी? इसको स्वीकारते हैं लेकिन हार नहीं मानते। धन्यवाद। किस तरह से हार नहीं मानते? जीरो पर है, जीरो से तो आगे शुरू होता है। इस्तीफे पर क्या कहेंगे? इस्तीफे पर, इस्तीफे की मैं कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष था, मेरा कार्यकाल खत्म हो गया। तो दिल्ली ने अपना फैसला सुना दिया एक तरह से। अभी फिलहाल जिस तरह से नतीजे सामने आ रहे हैं, कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी को बढ़त मिल रही है, लेकिन बीजेपी क्यों जो है रुझान में भी जो है पिछड़ रही है। बड़ा अजीब सा मंजर एक तरह से आ रहा था कि 11 तक लग रहा था कि टिकी रहेगी बीजेपी, लेकिन 11 से वो पिछड़ते हुए 8 पर आ गई है। 2 पर उसने जीत ज़रूर दर्ज की है। ये बात और है कि मुकाबला ज़रूर बीजेपी का यहाँ रहा है। मैं आपको इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान या कहें मेज़बान ही हैं हमारे, तो तहसीन मुनव्वर साहब सीनियर एडिटर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सलमान निज़ामी साहब हमारे साथ हैं और संजय बघेल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन साहब, एक चीज़ हम दानिश इकबाल से बात कर रहे थे, सलमान निज़ामी साहब से बात कर रहे थे, वो अपनी अपनी बात ज़रूर रख रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे पर जवाबी इल्ज़ाम चल ही रहा था। इस बार के दिल्ली के इंतखाबात में राष्ट्र की बात हो रही थी, तो रियासत में केजरीवाल का राष्ट्र क्या है और बीजेपी का राष्ट्र क्या है? अब दोनों अपने अपने मीनिंग, अपने अपने माने बता रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, सीधी सी बात यह है कि जज्बाती नौइयत के जो जितने भी मौज़ूआत होते थे जी, अब मुझे लग रहा है कि उनका ज़माना लदेगा, क्योंकि एक नई नस्ल जो है परवान चढ़ चुकी है, जो पोस्ट पार्टीशन है, जो और उसके पास जो है उसके कांधों पर पुराने बोझ नहीं है। वो माजी में नहीं जीता है बल्कि मुस्तकबिल की तरफ वो देखता है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक नई किस्म की जो है एक नस्ल परवान चढ़ी है और उसको ये सब तरह के मुद्दे होते, देखिए ये जिस तरह की जीत नज़र आ रही है सामने, अब जैसे जैसे नताइज सामने आते चले जा रहे हैं, क्योंकि कई राउंड के बाद जो शुरुआती रुझानात थे उसमें नौइयत कुछ और थी, लेकिन अब जो आ रहा है तो यकीनी तौर पर ऐसा महसूस हो रहा है कि एक सिरे से वो तमाम बातों को जो है दिल्ली के अवाम ने खारिज किया। और मैं देखिए लगातार कहता रहा हूं कि जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है। दिल्ली हिंदुस्तान का जो है वो ऐसा दारुल खिलाफा है जहां पे पूरे हिंदुस्तान के लोग, पूरे हिंदुस्तान के अवाम रहते हैं। दिल्ली ने यह साबित किया है कि यहाँ ये जो हिंदुस्तान है, मैंने अपने हमारे मसाइल में भी अक्सर कहा कि वो जो इकबाल का शेर है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये दिल्ली ने साबित किया है कि वो जो कुछ बात है, जो कुछ बात जो हमारी रूह है, हमारी आत्मा है, इस मुल्क की जो रूह है, आत्मा है, और इस मुल्क के अवाम ने, और खास तौर से मैं कहूंगा कि जहां पर हिंदू और मुसलमान की सियासत करने की कोशिश हुई, वहां पे इस मुल्क के हिंदुओं ने यह साबित किया है कि यह मुल्क सेकुलर रहेगा, यह मुल्क उन्हीं जो है सेकुलर अक़दार पर चलते हुए आगे बढ़ेगा। और अब जो बात होगी, अब कोई भी चुनाव होगा, वो हर चुनाव जो होगा वो तरक्की पर होगा, अवामी बहबूद पर होगा, लोगों के काम पर होगा। ये जो था ये वाकई एक बहुत, अगर देखा जाए तो एक इस तरह का एक इम्तिहान था, सभी के लिए इम्तिहान था कि अगर यहां पे देखिए, मेरी नजर थी अनुराग ढांडा भी देख रहे थे कि कपिल मिश्रा का क्या होता है, तेजिंदर सिंह बग्गा का क्या होता है, जिन लोगों ने एक कोशिश की पूरे तरीके से मुल्क को जो है मुख्तलिफ खानों में बांटने की, लोगों को उनका क्या होता है, उनको भी नकार दिया लोगों ने। तो ये साबित किया इस मुल्क के अवाम ने, दिल्ली के अवाम ने साबित किया है, जो दिल्ली के अवाम जो कि पूरे हिंदुस्तान से आते हैं, उन्होंने साबित किया है कि ये मुल्क आपसी मेल मिलाप, भाईचारा और एकता के साथ आगे बढ़ेगा। और इसमें सिर्फ अवाम के काम की बात होगी, तभी जो है वो सियासत जो है अब लंबी दौड़ तक
कायम रह सकती है, लंबी मंजिलें भी मिलेंगी, लंबी चल सकती है वो सियासत जो कि सिर्फ और सिर्फ अवामी बहबूद पर टिकी होगी। बिल्कुल, आपको बता दें कि बीजेपी की अब जीत का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। भले ही वो 8 सीटों पर आकर सिकुड़ गई हैं, लेकिन 4 सीटें उसने अभी फिलहाल जीत ली हैं, तो 34 सीट जो है बीजेपी ने जीत ली है। फिर भी 4 सीटों पर वो चल रही है आगे। लेकिन 63 सीटों की अगर हम बात करें इधर, अगर आप आम आदमी पार्टी की, तो 34 सीटें आम आदमी पार्टी ने फिलहाल यहाँ जीत ली और 29 सीटों पर वो लीड कर रही है। हम बातचीत कर रहे थे कि राष्ट्र के मीनिंग क्या है, माने क्या है। सियासी पार्टियां अपने मतलब के लिए राष्ट्र के जो है यहाँ पर माने बदलने की कोशिश कर रही थी और दिल्ली में खासकर बहुत ज़ोरदार कोशिश की गई है। जैसा कि तहसीन साहब ने कहा कि यहाँ पर दिल्ली वालों ने राष्ट्र के सही माने ले लिए, लेकिन साथ में अपनी फिक्र भी खासतौर पर की है। यानी जनता के मुद्दे, आम आदमी के, पार्टी नहीं, आम जनता का जो मुद्दा है वो उसने कहीं ना कहीं अपने आप को महसूस जरूर किया है। तो पिछली बार, जी हाँ, 1 सीट आगे निकल गई है तहसीन भाई, 3 सीटें थी पिछली बार, तो एक कहें कि एक जीत आगे बढ़ गई, एक कदम आगे दिल्ली। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी ने तो बहुत अच्छा किया है जी, क्योंकि अगर आप इस तरीके से अभी देखिए, हो सकता है कि ये कहें कि हमारी वोट परसेंटेज भी बढ़ी है, हमारा ये भी बढ़ा है, लेकिन जीत तो जीत होती है। उस तरीके से तो कांग्रेस भी कई मामलात में कह सकती है कि हम बीजेपी से हमारी वोट परसेंटेज गुज़िश्ता जो इंतखाबात हुए हैं उनमें आगे बढ़ी है, लेकिन ये अलग चीज है। लेकिन असल मिला के देखिएगा, कुल मिला के क्या आप बीजेपी वाले हार महसूस कर रहे हैं? अगर हार महसूस कर रहे हैं तो वो हारे हैं, अगर जीत महसूस कर रहे हैं तो जीते हैं। तो यकीनी तौर पर यहाँ पर सबको जो है एहतिसाब करना होगा आगे जो अभी, क्योंकि देखिए जितने भी लीडरान हैं, जैसे ममता बनर्जी ने कहा कि अब 2021 में भी हम इसी तरह हराएंगे, 2022 में भी जो चुनाव होने उसमें भी हराएंगे। तो ये सब चीजें जो है वो आगे चलकर जो है यकीनी तौर पर सबको सोचने पर मजबूर करेंगी और मुख्तलिफ रियासती हुकूमतें जो है जहां इंतखाबात होने हैं उनको आवाम के बहबूद के जो है काम करने होंगे। संजय साहब हमारे साथ हैं, सलमान निजामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, जिस तरह से हम लगातार सुबह से बात कर रहे थे, राष्ट्र के मुद्दे को लेकर बहस हो रही थी, अब स्टेट के चुनाव लगातार आ रहे हैं, ठीक है, राष्ट्र की बात तो आप पार्लियामेंट के चुनाव में जरूर कीजिए कि क्या कुछ हो रहा है। संजय जी, स्टेट में स्टेट की बात हो, अब ये एक तरह से मैसेज मिल गया है सारी पार्टियों को। अब इस नतीजे का जो असर है, आने वाले जो इंतखाबात हैं उस पर कितनी दूर तक पड़ सकते हैं संजय जी? बहुत, जिलानी साहब, ये बहुत ये है प्रभाव पड़ने वाले हैं। और क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसा ही रिजल्ट अब जो है बीजेपी को बंगाल में मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम तहसीन साहब की बात पे एक और नजमा जोड़ना चाहेंगे जी। उन्होंने कहा अल्लामा इकबाल की बात को, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्ता हमारा है। तो ये हिंदुस्तान एक गुलिस्ता है और गुलिस्ता का मतलब जो होता है राष्ट्रवाद नहीं होता, राष्ट्रवाद का मतलब है राष्ट्र का विकास करना। और जो पार्टी राष्ट्र का विकास करेगी, जो हमारे यहाँ की बेरोजगारी को, हमारे यहाँ की बेकारी को, हमारे यहाँ की पीड़ित जनता के उत्थान के लिए काम करेगी, वही यहाँ पर राज करेगी। इस चीज को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार भी जब आई थी तो विकास के मॉडल को लेकर आई थी, गुजरात का मॉडल दिखाया गया था। तो पब्लिक को लगा कि नहीं, इतने दिनों से कांग्रेस है, एक विकल्प हमारे रूप में यदि मिलता है तो एक मौका देना चाहिए। और एक ही मौका नहीं दिया, दूसरी बार और उससे बेहतर मौका दिया कि 5 साल हो सकता है कम पड़े, तो 5 साल और हम देते हैं। ये सिर्फ देश के लिए नहीं है, ये हर एक राज्य के लिए भी है। आज जितने भी राज्य आप देख लीजिए, जहां जहां रिजल्ट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जितनी राज्य सरकारें भी हैं अपने परफॉर्मेंस को सुधार रही हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान रहे हों, चाहे गुजरात में मोदी सरकार का स्वयं रहा हो, या कि राजस्थान में तो हमेशा एक्सपेरिमेंट होता रहा है। तो वहां भी देख लिया कि यदि आप काम नहीं करेंगे तो जनता बहुत समझदार है, बहुत जागरूक है। मैं बार बार कहता हूं कि अब जो है टोपी नेताओं के सर पे जनता पहना रही है, नेता टोपी नहीं पहना रहे हैं। तो ये चीज को समझने की जरूरत है कि जनता बहुत ज्यादा जागरूक है। और उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि अब 50% से ऊपर जब भी वोट पड़ेंगे, 50% से ऊपर जब भी वोट पड़ेंगे, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगा, डेवलपमेंट की तरफ ले जाएगा, एक सकारात्मक पहलू की तरफ ले जाएगा। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि अब वो नहीं है कि हमें कभी मुलायम सिंह अपने कैडर वोट के आधार पर जी जाते थे, मायावती अपने कैडर वोट के आधार पर जी जाती थी। अब जो है समाज को देखना है, देश को देखना है, राज्य को देखना है, तो एक समग्रता में देखना होगा, एक होलिस्टिक अप्रोच में देखना होगा। यहाँ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर,
वर्ग के आधार पर ये यदि हम वोटों का बंटवारा यदि हम दिल्ली देख लें तो दिल्ली किसी एक की नहीं है। यहाँ पंजाबी भी है, बनिया भी है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, दलित भी है, ओबीसी भी है, सब लोग है। लेकिन जो रिजल्ट बता रहा है इसका मतलब सीधा सीधा हो रहा है कि समाज के सभी वर्गों को ये मैसेज चला गया है, जो हम सबके हित में काम करेगा वही आगे बढ़ेगा, नहीं तो आप सीन से बाहर हैं, समझ लीजिए आपका खेल खत्म होने वाला है। ये सबके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत मिल गई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत मिल गई है। 36 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीत ली है। बड़ी खबर इस वक्त की, 36 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीत ली है। जादुई आंकड़ा एक तरह से उसने पार कर लिया है, जीत लिया है। 26 सीटों पर वो लीड करे तो 36 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीत ली है। वाज़ेह अक्सरियत आम आदमी पार्टी को मिल चुकी है। जी हाँ, तीसरी बार हैट्रिक करने जा रहे हैं, हैट्रिक करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल। तीसरी बार सरकार बनाएंगे। 36 सीटें जीत चुकी है आम आदमी पार्टी। यकीनी तौर पर जिलानी ये बहुत बड़ी कामयाबी है अरविंद केजरीवाल की। और जिस तरह देखिए आम आदमी पार्टी ने इस पूरी चुनावी मुहिम के दौरान खुद को देखिए उसको उलझाने की काफी कोशिश हुई। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बर्बरता हुई, उसके बाद हमने जेएनयू में देखा किस तरीके से अभी तक उन मामलात में दिल्ली पुलिस जो है कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। उसके बाद शाहीन बाग वाले मामले को तूल दिया गया, अगर मैं कहूँ खामे के कोई जाके उनसे बातचीत करता कुछ करता, लेकिन उसको तूल दे के मुद्दा बनाने की कोशिश हुई, वो चलता रहा। लेकिन बार बार ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल शाहीन बाग क्यों नहीं जा रहे हैं, शाहीन बाग क्यों नहीं जा रहे हैं, कि किसी तरीके से उनको वहां घेर के और फिर कुछ इस तरह की बातें की जाती जिससे ये महसूस होता कि वो हिंदू मुसलमान या हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाता। जी बिल्कुल, 36 का जो जादुई आंकड़ा है वो आम आदमी पार्टी ने छू लिया है। तो एक भारी जीत दर्ज करते हुए एक तरह से तीसरी बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वजीर आला होंगे। बटन इतनी जोर से दबा कि रोशनी जो है आम आदमी पार्टी के दफ्तर में देखने को मिल रही है। तो 36 का आंकड़ा छू लिया है आम आदमी पार्टी ने और 26 पर वो अभी लीड कर रही है। और जहां तक बीजेपी की बात करें, 8 सीटों पर वो सुकड़ रही है, तो 4 उसने भी जीत ली है। 1 सीट का इजाफा वैसे बीजेपी को पिछली बार से हुआ है। पहले 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी, अब चौथी है और 4 पर वो लीड कर रही है। तो तहसीन मोहन साहब, जिस तरह से आपने कहा कि कई मुद्दों को लेकर उलझाने की आम आदमी पार्टी को कोशिश की गई है और बड़े नेता, बड़े चेहरे, देश के ऐसे बड़े चेहरे जिनके जो बयानात है काफ़ी लोग सोचने में पड़ गए थे कि क्या इस तरह की बयानबाजी दिल्ली के इंतखाबात को लेकर होगी, जबकि मरकज़ी सरकार की हम बात करें, आप बेहतर बता सकते हैं तहसीन साहब, कि दिल्ली में भी जो है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मरकज़ी सरकार के भी हाथ में हैं। अगर वही बातें वो कर लेते कि साहब हमारे हाथ में है, हमने ये किया है। नहीं देखिए, दिल्ली में हैरत ये होती थी जिलानी कि दिल्ली में सरकार अगर देखा जाए, दिल्ली की बहुत आधी अधूरी सी सरकार है। उसके पास ज्यादा पावर्स नहीं है, पुलिस उसके पास है नहीं, कॉर्पोरेशन उसके पास है नहीं, और दीगर मामलात में भी उसको वो ज्यादा कुछ खुल के कर नहीं सकती है। तो जो भी थोड़ा बहुत इनके पास था उसमें अरविंद केजरीवाल ने काम करके दिखाया। जब सुप्रीम कोर्ट से उनको ये रोल फाइनल हो गया कि किसका क्या क्या रोल है, तो उसमें जो है अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह काम किया और या विल टू वर्क शो किया कि हाँ हम काम करने की ख्वाहिश रखते हैं, हमें मौका मिले तो हम और काम कर सकते हैं, उसने उनको जो है लोगों को के बीच में हर दिल अजीज बना दिया। इसके बाद उसका इनको फायदा हुआ। और जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में तो 6 साल से नरेंद्र मोदी साहब मौजूद हैं और मैं बार बार कह रहा था कि आप पीएम वर्सेस सीएम करेंगे तो आप हारेंगे, क्योंकि वहां खुद बीजेपी वाले कहते थे कि भाई ठीक है हम लोकसभा में तो नरेंद्र मोदी को जिताएंगे, लेकिन यहां तो वो नरेंद्र मोदी तो सीएम बनकर आएंगे नहीं। आपने सीएम का कोई चेहरा दिया नहीं, ना कांग्रेस की तरफ से कोई चेहरा आया, ना बीजेपी की तरफ से आया। और अगर सलमान निजामी साहब मौजूद है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, तो वो चले गए। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि इस लिहाज से जो है कांग्रेस
कांग्रेस भी कहीं ना कहीं पीछे रह गई कि उन्होंने कोई सीएम चेहरा नहीं दिया, और बीजेपी भी जो है वो पीछे रह गई कि उसने कोई सीएम चेहरा नहीं दिया। या तो इनकी अंदरूनी सियासत ऐसी रही होगी, पिछली बार इनको किरण बेदी मिल गई थी, इनके पास बहुत अच्छा कैंडिडेट, मैं बार बार कहता हूं हर्षवर्धन की इमेज बहुत अच्छी है, अगर हर्षवर्धन को वो आगे कर देते, क्योंकि सीएम के रूप में बीजेपी में अगर कोई नजर आता है तो हर्षवर्धन जी नजर आते हैं, उनका काम अच्छा है, उनकी इमेज अच्छी है, साफ सुथरी उनकी छवि है, उसको लेकर अगर आगे बढ़ते तो शायद थोड़ा सा एक मुकाबला होता। लेकिन जब आप वजीर आजम से सीएम को टकराते हैं, अरविंद केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी करते हैं, तो उसमें सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी मुल्क के वजीर आजम है, वो दिल्ली के सीएम नहीं हो सकते हैं, और अगर वो किसी को भी रखेंगे तो फिर वही बात होगी कि एक थर्ड पर्सन जो है उसको काम करना है। तो फिर उन्होंने कहा कि इनको तो देखा हुआ है, इनके इसी को वोट दें। तो ये देखिए, ये एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एक आंधी सी है जी, क्योंकि इतनी सीटें लेके आना, 60 से ऊपर चले जाना, ये कोई बहुत ही, मतलब आप समझ सकते हैं कि अभी मई में जब चुनाव हुए हैं उसमें लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 56% वोट मिलते हैं, और उसके बाद जो है यहां पर इस तरह की हार हो जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो भी रणनीतिकार जिनको कहते हैं, जो पूरी जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि आगे के लिए भारतीय जनता पार्टी को क्या राह अख्तियार करनी है। क्या मुल्क इसी अंदाज से जो है, अगर आप आखिरी दिनों में कुछ इस तरह के जज्बाती उमूर सामने लाकर और वोट हासिल करना चाहते हैं, तो क्या मुल्क का आवाम उसको पसंद करता है कि नहीं करता। अब आगे जहां जहां इंतखाबात होने, चाहे बिहार में होना है, चाहे वेस्ट बंगाल में होना है, जहां पर भी इंतखाबात होने हैं, भारतीय जनता पार्टी को बहुत सोच समझकर अपने लाएमल को तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि अब जहां जहां भी इंतखाबात होंगे वहां पर अवामी बहबूद की जो है वो स्कीमें सामने आएंगी, और लोग अवामी बहबूद के नाम पर ही वोट देंगे, और ये एक लहर सी चलेगी जी। और एक तहसीन भाई, जिस तरह से दिल्ली इंतखाबात में एक चीज़ और भी देखने को मिली थी, अगर आप अब देखेंगे आगे जाकर जो चुनाव है बिहार में है, ठीक है, जेडीयू की अगर हम बात करते हैं और दीगर जो पार्टियां बीजेपी के साथ पंजाब की अगर हम बात कर लें वो जुड़ी होती हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली में इन पार्टियों ने किनारा कशी इख्तियार की, ठीक है। और दूसरा जो मतभेद कहें, तनाव एक तरह से पार्टियों के बीच में देखने को मिला, और जेडीयू के दो बड़े नेताओं को जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, और केजरीवाल से आज मुलाकात भी की, मुबारकबाद भी दे दी उन्होंने। तो प्रशांत किशोर की अगर हम बात करें और एक नेता है उनकी, तो कहीं ना कहीं पार्टियों में तालमेल भी आपस में सही नहीं रहा। नहीं देखिए, मैंने आतिशी से ये सवाल पूछा था जी, जब उनसे हमने इलेक्शन से पहले उनसे बात की, इंटरव्यू किया हमने अपने न्यूज़ 18 उर्दू के लिए, तो मैंने आतिशी से पूछा था कि जेडीयू के ये लीडर हैं प्रशांत किशोर, और ये आपके लिए काम कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है। तो उन्होंने बहुत साफ तौर पे कहा कि देखिए, हमारा प्रशांत किशोर एज ए लीडर, एज ए पॉलिटिकल पर्सन, उनके साथ हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं, उनकी कंपनी है आईपैक, जो पॉलिसी इस तरह के जो काम होते हैं उसमें काम करती है, तो हम उनकी कंपनी के साथ हमने डील की है। मेरे ख्याल से वो बात जेडीयू में, क्योंकि जेडीयू ने जिस तरह के सीए, एनपीआर और एनआरसी में नीतीश कुमार के जिस तरह के फैसले आए, तो उसके बाद जो है वो प्रशांत किशोर ने जो कमेंट्स किए, तो और पवन वर्मा ने भी इसी तरह के, उनके जो राज्यसभा के साबिक जो पार्लियामेंट है, उन्होंने भी उस तरह के तबसरे किए, ट्विटर पे भी किए। तो उसके बाद एक यकीनी तौर पर जनता दल यू में उनके मुखालफिन भी मौजूद रहे होंगे, उन्होंने जो है ये पूरी कोशिशें की कि भाई ये प्रशांत किशोर का अगर यहाँ दम घुट रहा है तो कहीं और चले जाए, वो और फिर उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। प्रशांत किशोर इनके साथ आ गए। तो कहने की बात यह है कि देखिए, अगर आपकी पार्टी में जो दिमाग वाले लोग हैं, जो काम करते हैं, जो आगे तक सोचते हैं, जिनके पास दूरअंदेशी है, अगर आप उनको जगह नहीं देंगे, आप उनको दूर करते चले जाएंगे, तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। और दिल्ली में मुझे लगता है कि अगर जनता दल यूनाइटेड अकाली दल की राह चलती तो वो ज्यादा जो है, क्योंकि बिहार में इंतखाबात होने हैं, तो वहां की अक़लियतों में जो है वो एक अपनी मजबूत जगह बना सकती थी कोई फैसला लेके। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे नीतीश कुमार को शायद किसी ने जो है गलत राह दिखा दी कि आपने तो सीए की मुखालफत की है, आप एनआरसी के, सीए के उसमें आप एनआरसी के खिलाफ है, आप एनआरसी होने नहीं देंगे, तो उसका असर जाएगा। लेकिन ये जो वक्त था, ये जो लम्हा है, ये मतलब या तो आपको इधर होना है या आपको उधर होना है, ये बीच का रास्ते वाला लम्हा नहीं था। इसमें उनको सही फैसला करना था, और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार से यहां पर चूक हो गई, और बिहार इंतखाबात में अगर वो इसका करेक्शन कोर्स नहीं करते हैं तो उन्हें और नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल, एक तरह से जिस तरह की तालमेल। और वहीं हम कांग्रेस की बात करते हैं, तो कांग्रेस की अपनी तैयारी तो कुछ दिखी नहीं, सीधी तौर पर बात है। और सलमान निजामी ने इसे कबूल भी किया है कि शीला दीक्षित के बाद वो कोई मजबूत चेहरा नहीं दे पाए दिल्ली में, अगर स्टेट की बात करते हैं।
और दीगर जो पार्टियां हैं उनके साथ उनका तालमेल सही ढंग से नहीं हो पाया। क्या एक वजह ये मानते हैं आप कि केजरीवाल का जो एक तरह से स्ट्रैटेजी थी वो काफ़ी मजबूत थी? और दूसरी बात, अब या कांग्रेस ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि हम खेल क्यों बिगाड़ें? ऐसा तो देखिए, मैंने जो शर्मिष्ठा मुखर्जी दिल्ली कांग्रेस की एक बड़ी रहनुमा है और वो हमारे साबिक सदर प्रणब मुखर्जी की दुख्तर भी हैं जी। उनका भी ट्वीट वगैरह देखा तो उनके तबसरे से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कांग्रेस जो है खानों में बटी हुई है और उसमें जो है कई ग्रुप जो है वो एक दूसरे की मुखालफतें करते हैं और इस लिहाज से जो रियल वर्कर्स हैं, यहाँ तक कि तहसीन पूनावाला का भी जो मैंने देखा ट्वीट, उसमें भी तहसीन पूनावाला ने खास तौर पर इस पर तबसरा किया कि जो आप जो इधर उधर से उधार के लोग लेकर आते हो, जैसे जिग्नेश मोवानी के पीछे चल दिए या आप किसी और के पीछे चल दिए, तो ये इससे काम नहीं चलेगा। जो कांग्रेस के रियल वर्कर्स हैं, जिन्होंने कांग्रेस को अपना खून पसीने से खड़ा किया है, आप उनके पीछे चलिए, उनको साथ लेके चलिए। जब तक नहीं करेंगे तब तक आप नुकसान में रहेंगे। तो ये जो चीजें हैं ये बता रही हैं। और फिर उसके बाद मुझे लगता है, देखिए मेरी मुलाकातें इस दौरान कन्वेंसिंग के दौरान बहुत से कांग्रेस लीडर्स से हुई, कांग्रेस वर्कर्स के बीच में भी उठा बैठा, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कांग्रेस इस बार मन बना चुकी है कि वो वोट का डिवीजन नहीं होने देगी। बिल्कुल, हमारे साथ दो मेहमान तहसीन साहब जुड़ गए हैं। शकील अंसारी साहब हैं, कांग्रेस से वो जुड़ चुके हैं, और डॉक्टर शकील अंसारी साहब साबिक वजीर हैं, खालिद अनवर भी हैं जेडीयू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शकील साहब आपका और खालिद अनवर आप दोनों का इस्तकबाल करते हैं, स्वागत है आपका। जेडीयू की बात हम कर रहे थे तहसीन भाई, खालिद अनवर साहब बात कर लें। खालिद अनवर साहब आप तो एमएलसी हैं और नीतीश कुमार साहब के आप बहुत करीब हैं इन दिनों, और आपकी उनसे अक्सर बातचीत होती रहती है। ये दिल्ली में जो कुछ हुआ, क्या दिल पे हाथ रख के बताइएगा, क्या जेडीयू को इस तरीके से बीजेपी के साथ आना चाहिए था ऐसे वक्त में, जबकि यहां तक कहा जा रहा था कि बटन इतनी जोर से दबाओ कि जो इसका करंट जो है वो शाहीन बाग तक जाए? देखिए, बीजेपी के हम अलायंस पार्टनर हैं बिहार में, तहसीन भाई आप जानते हैं, लेकिन बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, अपने अपने नजरियात पे इलेक्शन लड़ने का हक हासिल है। बिल्कुल। जहां तक बात है दिल्ली में अलायंस की, ये सीनियर लीडरों का फैसला था और इस पे मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए, और ये फैसला चूंकि हम अलायंस में है बिहार में, यहाँ भी अलायंस में। खालिद अनवर साहब आप सहाफी भी हैं, आप सहाफी भी हैं। जी जी जी, देखिए, लेकिन एक बात जो आपने कही कि जो तरीका इख्तियार किया गया दिल्ली में इलेक्शन लड़ने का, और ख़ास तौर से कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के ज़रिए जिस तरह से नफ़रत अंगेज़ बातें कही गई, उसको कोई भी, ख़ास तौर से जनता दल यूनाइटेड तो कभी ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करती है, और नहीं इस किस्म के लाइन पे हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अब जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है, आपको पता है कि नीतीश कुमार काम के आदमी है, वो बहुत काम करते हैं और काम के ज़रिए ही वो लोगों से खुद भी वोट मांगते हैं। अब बीजेपी और हमारी अलायंस दिल्ली में हारी है, इसके मुख्तलिफ वजूहात हो सकते हैं, उसको जांचने और परखने की ज़रूरत है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ऐसी चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करती कि नफ़रत अंगेज़ और गोली मारो और ये करो और वो करो, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इस किस्म की सियासत को हमारी पार्टी बिल्कुल न कभी कबूल करती है न बर्दाश्त करती है। तो आगे मुस्तकबिल में क्या इरादा है? अभी बिहार में चुनाव आने वाले हैं, वहां पर भी अगर इस तरह की कोशिशें की गई, बातें की गई, क्योंकि गिरिराज जी तो वहीं से आते हैं और वो उनको तो उनकी जबान पर तो आप ताले लगवा नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस तरह की वो जबान इस्तेमाल करते हैं। देखिए, बिहार में एनडीए के लीडर नीतीश कुमार हैं, और इलेक्शन की लाइन क्या होगी ये नीतीश कुमार तय करेंगे। और आपको पता होगा कि अगर इस तरह की जबानें होंगी तो क्या आप उनका साथ छोड़ देंगे बिहार में? मैं साफ सी बात पूछ रहा हूं खालिद अनवर साहब। नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि तय करना नीतीश कुमार को, कोई क्यों ऐसी जबान बोलेगा बिहार में? नहीं बोल सकता। जब दिल्ली में बोल सकते हैं, दिल्ली जो हिंदुस्तान का दिल है, कि किस लाइन पर हम इलेक्शन लड़ेंगे, और कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। तहसीन भाई, आपको पता है नीतीश कुमार का मिजाज पता है, आप भी बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़े लीडरों से आप करीब रहे हैं। नीतीश कुमार ना ऐसी जबान बोलते हैं, ना ऐसी जबान बोलने वालों को पसंद करते हैं। लेकिन एक बात और समझिए तहसीन भाई, लेकिन खालिद साहब साथ रहते हैं। आपने कहा कि दोनों पार्टियों के अपने अलग अलग नजरियात है, लेकिन सियासत तो आप दोनों मिलकर साथ कर रहे हैं। यही सियासत क्या फिर बिहार में की सियासत कर रहे हैं? देखिए जनाब, हम डेवलपमेंट की सियासत कर रहे हैं, और हमारे डेवलपमेंट के एजेंडे में कभी बीजेपी आड़े नहीं आती। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान की कोई रियासत ऐसी नहीं है
जिसने मुसलमानों के लिए, अक़लियतों के लिए इतना तालीमी या समाजी दूसरे बहबूद के काम किए जो हमने किए हैं, और हम बीजेपी के साथ रहते हुए किए हैं, और हमारे लिए कभी बीजेपी आड़े नहीं आती। अब कौन लीडर क्या बोलता है इसको छोड़िए, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, काम करेंगे, और हम ऐसी जबान को ना बर्दाश्त करेंगे, ना प्रमोट करेंगे, ना डॉक्टर शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब, आप खालिद साहब को सुन रहे हैं, और बिहार में तो आप और जेडीयू के दरमियान एक अच्छा मुकाबला हो पाएगा, ऐसा लगता है। दिल्ली की तरह का वहां मामला नहीं रहेगा, तो आपको क्या इनकी बात पे यकीन है? देखिए, आपने अभी 1 मिनट पहले खालिद साहब को कहा था कि आप जदयू के लीडर भी हैं और सहाफ़ी भी हैं तो अभी यहाँ पर वो सहाफ़ी नजर आ गए, हाँ। सीधे सीधे इसलिए ये फर्क ये बता नहीं रहे कि ये इनके गठजोड़ के पार्टनर हैं, और नीतीश कुमार जी ने अमित शाह के साथ दिल्ली में कैंपेन किया, और अमित शाह का कैंपेन जो मेन इशू है वो 4 इशू पर उन्होंने कैंपेन किया, और घर घर जो कागज बांटा अपने हाथ से, जो इसके लिए बड़ी तारीफ होती है कि अमित शाह गृह मंत्री ने घर घर कागज बांटे, तो उसमें 4 इशू लिखा हुआ था। उसमें एक 370 था, एनआरसी था, सीएए था, और 3 तलाक था। तो अब सवाल तो ये है कि हमारे खालिद भाई क्या नीतीश कुमार को राजी नहीं कर सकेंगे? देखिए सीएए, एक सेकंड, आपकी बात पूरी हो जाएगी, आप बोलेंगे, या कोई ऐसा झंझट नहीं है। सीएए आप मानते हैं कि नहीं? दिल्ली में भाषण आप विरोध में दिया था पार्लियामेंट में, और फिर वॉकआउट कर गए, और एक जगह आपने वोट किया, तो आपका तो क्लियर कट आपका कोई कल्चर दिखाई नहीं पड़ रहा है कि क्या आप करना चाहते हैं वहां पर। एक बात, दूसरी बात ये आपको बताना पड़ेगा कि ये सीएए के खिलाफ जो एक मुहिम शाहीन बाग एक पूरे हिंदुस्तान की एक मरकज या एक सेंटर या नुक्ता बन गया था। वो शाहीन बाग की वो जमीन नहीं, वो एक इशू, एक मिजाज बन गया था, और उसी को अमित शाह जी ने कहा कि बटन इतनी तेज दबाओ कि झटका शाहीन बाग को लगे, लेकिन हुआ उल्टा। दिल्ली के अवाम ने ऐसा बटन दबाया कि शाहीन बाग के बजाय 7 रेस कोर्स में सारे झटके सुनाई दिए, आज 7 रेस कोर्स में। तो सवाल पैदा यह होता है कि इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जीत जाएगा अगर बीजेपी हार गई और जदयू हार गई तो पाकिस्तान जीत जाएगा। तो यह बताएं कि आज ये जीत पाकिस्तान की हुई है कि हिंदुस्तान की हुई है? खाली किनारा कश के हम साफ छिपते भी नहीं और सामने भी आते भी नहीं कि हम नीतीश कुमार हैं, हम सब करेंगे, और यहां आप साथ साथ हैं। ऐसा नहीं होता है पॉलिटिक्स में। आप अलायंस में अगर मुत्तफिक नहीं है तो अलग हो जाइए, अलग लड़िए, नया असाइनमेंट तय कीजिए, नए लोगों के साथ जाइए, नहीं अकेले लड़िए आप। लेकिन आप दावत दे रहे, आप नीतीश कुमार को दावत दे रहे कांग्रेस के साथ आने की, वालों के साथ। शकीलुज़्ज़मान साहब दावत दे रहे हैं नीतीश कुमार को अपने साथ आने की? नहीं, पिछली बार भी आए थे ना, फिर कुछ दिन के बाद चले गए। अब थोड़ा इस दावत पर भी कंफ्यूजन है, क्वेश्चन मार्क है जी। तो बिरयानी मत खिलाइएगा, बिरयानी की तो नाराजगी है खाली। बिरयानी दिल्ली में चलती है, बिहार में आजकल बिरयानी अभी कम रिवाज है, वहां पुलाव गोश्त खिलाया। खालिद साहब, मैं बस आखिरी सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि हमें वाइंड अप करना पड़ेगा, फिर हम दूसरे बहुत बड़ी बहस में जाने वाले हैं। ये मुझे ये बता दीजिए कि शाहीन बाग का कोई नतीजा निकलवाएंगे नीतीश कुमार इस वक्त, अब इस नतीजे के बाद वजीर आजम और अमित शाह साहब के साथ बात करके, क्योंकि उन्होंने साथ में रैली तो की ही थी? देखिए, बहुत अच्छी बात कही शकीलुज़्ज़मान साहब ने, लेकिन ये भूल गए कि अगर हमने, हमारे अध्यक्ष ने अमित शाह जी के साथ अगर स्टेज शेयर किया था तो ये बताना ये भूल गए कि हमने 370 में बीजेपी की मुखालफत की, हमने 3 तलाक में बीजेपी की मुखालफत की, हमने उन तमाम इशूज़ पर, यहाँ तक कि जो इशूज़ थे उन तमाम इशूज़ पर बीजेपी की हमने मुखालफत की है, पार्लियामेंट के अंदर फ्लोर पे मुखालफत की है। लेकिन देखिए एक बात क्या है, जो आप बात करें शाहीन बाग के सिलसिले में, शाहीन बाग के सिलसिले में नीतीश कुमार ने साफ साफ बयान दिया आकर के कि धरना करना, और देखिएगा बिहार में हर जगह धरना चल रहा है, किसी को कोई नहीं छेड़ रहा है, धरना करना और मुतालबा करना हक है। नीतीश कुमार की, हमारी पार्टी का ये स्टैंड है, चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है,
सुप्रीम कोर्ट लीगल वैलिडिटी पहले चेक करे, उसके बाद हम स्टैंड लेंगे कि क्या करना है। लेकिन जो धरना कर रहे हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की हुकूमतों में हो रही है मुख्तलिफ रियासतों में, उस पर आपको कुछ नहीं कहना है? बच्चों तक को जो है ड्रामा करने पर जो है उनके वालिदैन को बुला के बताना चाहता हूं की जा रही है कर्नाटक में। एक बात मैं बताना चाहता हूं, 1 सेकंड मैं लूंगा कि इन्होंने कहा पार्लियामेंट में फ्लोर पर हमने, लेकिन फ्लोर पर ट्रिपल तलाक में भी, 370 में भी और CAA में भी अगेंस्ट में वोटिंग नहीं किया है, सब जगह एब्सेंट हो गए हैं और 2-1 जगह इन्होंने वोट भी किया है इन सब इश्यूज पर। तो कैसे आप कह रहे हैं? दोनों डबल स्टैंडर्ड है ना, एब्सेंट होना सपोर्ट करने के बराबर है। आपने खालिद बात कही कि दूसरी रियासतों में जो एहतजाजियों के साथ जो नारवा सलूक अपनाया जा रहा है, देखिए हमारी पार्टी का बहुत क्लियर स्टैंड है कि किसी भी एहतजाज को ताकत के बल पे दबाना या हुकूमतों के जरिए उनके खिलाफ जुल्म करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और ऐसी किसी चीज़ को जायज़ नहीं कहा जा सकता, चाहे वो कोई भी रियासती सरकार कर रही हो। और ऐसी तमाम रियासती सरकारों का जो जमहूरियत में आवाम की आवाज़ को, ख़वातीन की आवाज़ को दबाना चाहती ताकत के ज़रिया, हम लोग शदीद मजम्मत करते हैं ऐसी तमाम कोशिशों की। चलिए, आप इसकी मजम्मत करते हैं और यकीनी तौर पर मैं चाहूंगा कि नीतीश कुमार दबाव बनाकर जो है इन सब मामलात का हल निकाले। जी बिल्कुल खालिद साहब, आपने मजम्मत तो कर दी, ठीक है, लेकिन सवाल यही है कि अब जिस तरह से दिल्ली के नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं असर करेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी यही कह रही हैं कि बीजेपी को ऐसे ही नतीजों को देखना पड़ेगा आगे जहां जहां इंतखाबात होंगे। तो क्या लगता है कि बिहार की आवाम का भी मन कहीं ना कहीं, क्योंकि दिल्ली कोई ज्यादा दूर नहीं है बिहार से, और कहीं ना कहीं बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग जिस तरह से दिल्ली में रहते हैं, वो इसका मैसेज जरूर देंगे बिहार में। नहीं, देखिए दिल्ली के नतीजों से हमारा हौसला बढ़ा है, चूंकि हमने बिहार में काम किया है और हम काम की बुनियाद पर वोट मांगेंगे। अगर दिल्ली के लोगों ने काम की बुनियाद पर वोट दिया तो आप ये क्यों नहीं समझते कि नीतीश कुमार ऐसे चीफ मिनिस्टर जिन्होंने बिहार को 15 साल के जंगल राज से निकाल करके आज डेवलपिंग स्टेट में लाके खड़ा कर दिया, और बिहार के लोग नीतीश कुमार को वोट देंगे। वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनना है। यहाँ दिल्ली में कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं था, दिल्ली में कोई एजेंडा नहीं था इनके पास, और तरह तरह की बातें कर रहे थे जो हमारी पार्टी पसंद नहीं करती ऐसी बातों को। तो ये बात समझनी चाहिए कि अगर लोगों का मिजाज ये बन रहा है कि विकास और काम को देख करके, तो नीतीश कुमार से ज्यादा आप बताइए, यानी हिंदुस्तान की अकेली रियासत है जिसका ग्रोथ रेट 12% है, सबसे टॉप पे चल रहा है बिहार। तो अगर हम काम कर रहे हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि बिहार, लेकिन आपकी साथी पार्टी बीजेपी के साथ यही मसला हो रहा है कि आप जैसा कि ग्रोथ रेट बता रहे हैं, तरक्की और विकास की बातें कर रहे हैं, अब इसी पर सवाल उठ रहा है बीजेपी को लेकर, और बीजेपी अपना विकास वहां बताने की कोशिश करेगी, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए दिक्कतें जरूर होंगी। नहीं, बीजेपी हमारी वहां पार्टनर है, लेकिन लीडर हमारे नीतीश कुमार हैं और उनको एजेंडा तय करना, ये मैं पहले कह चुका हूं, और किसी से हम लोग न किसी की जबान ऐसी गंदी होने देंगे और न किसी को धमकाने देंगे। शकील अंसारी साहब, खालिद जिस तरह से कह रहे हैं कि साहब हम भी काम की बुनियाद पर अब बात करेंगे बिहार में, तो जिस तरह से काम दिल्ली में जीता है, कहीं ना कहीं बिहार में भी अब काम की बात होगी, तो आपके लिए भी दिक्कतें होंगी। देखिए, बिहार में अभी पिछली नीतीश कुमार की सरकार में काम हुआ नहीं है, अगर उसके डिटेल पर डिस्कस करेंगे तो आगे जाएंगे, लेकिन चूंकि ये बताएं कि ये काम के ऊपर लड़ेंगे और इनकी पार्टनर लड़ेगी शाहीन बाग के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, CAA के ऊपर, NRC के ऊपर, 370 के ऊपर, ट्रिपल तलाक के ऊपर, और अभी जो गार्गी कॉलेज में जिस तरह और लड़कियों के साथ मिसबिहेवियर किया गया, बल्कि उनके साथ नारवा सलूक किया गया और पुलिस खामोश और तमाशाई रही है, वो इशू, तो ये बताएं ना किस इशू पर ये चुनाव कैसे साथ उनके लड़ सकते हैं? इम्पॉसिबल। ये गिरिराज सिंह का मुंह बंद कर सकते हैं? आज तक बंद किया जो इन्होंने बंद कर देंगे? एक गिरिराज नहीं है इस पार्टी में, 100 गिरिराज हैं। तो या तो आप बोलिए हम उनके साथ लड़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल शकील साहब, जिस तरह से अब काम की बातें होने लगी है, अच्छा असर हुआ है दिल्ली के नतीजों का कि अब हर रियासत अब काम की ही बात करे, ना कि इस तरह से दिल्ली में जो बातें हुई थी वो बातें अब नहीं होंगी। बातचीत का हमारा सिलसिला जारी रहेगा दोनों मेहमानों के साथ भी। यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आगे की कार्रवाई अबू हुरैरा जो देखेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।